हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू टॉपिक में। दोस्तों, मैं सालिक राम आज आपको हिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं आप सबके लिए। आज हम लोग इतिहास विषय के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक टॉपिक कवर करेंगे और टॉपिक का हमारा नाम है, जैसा कि आप सब बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, 1857 की महान क्रांति। रिवोल्ट ऑफ द 1857 इतिहास का वो विषय जो सर्वाधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है, हमारी परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंडों में से एक होता है। और यदि इस पर आधारित प्रश्नों को अगर आप पूर्व वर्ष के प्रश्नों को अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि संपूर्ण इतिहास का पाठ्यक्रम एक तरफ और 1857 की क्रांति से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी एक तरफ वाली बात होती है। दोस्तों, 57 की क्रांति जब जेहन में आती है तो एक अजीब सा एक मन में एक स्फूर्ति की भावना उद्वेलित होती है कि ये थी क्या। 57 की ये जो महान क्रांति जिसकी कहानियाँ हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से अपने पाठ्यपुस्तकों में देखते आ रहे हैं, इस विषय को तह तक जानना, इसको एनालिसिस करना और परीक्षा के लिए इसको तैयार करना हर एक परीक्षार्थी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वैसे भी जहाँ तक इतिहास विषय का प्रश्न है, इतिहास विषय सबसे भरोसेमंद विषयों में से एक है किसी भी परीक्षा के लिए। यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोअर पीसी या समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो इतिहास एकमात्र एक ऐसा विषय है जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। इतिहास विषय से हमेशा 4, 6, 8, 10 प्रश्न आपको मिलेंगे और उसमें से 2 से 4 प्रश्न 1857 की इस क्रांति से आप अपेक्षित कर रख सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। दोस्तों, 57 की ये जो महान क्रांति है, एक इतिहास के छात्र के नाते यदि मैं जब इस टॉपिक को देखूं तो मुझे कभी कभी लगता है कि शायद इस क्रांति को वो महत्व हमारे ऐतिहासिक पाठ्यक्रम में नहीं दिया गया जो कि विश्व के अन्य महान क्रांतियों को वहाँ के देश में दिया जाता है। 57 की महान क्रांति विश्व के तमाम महान क्रांतियों से किसी भी मायने में बिल्कुल भी कम नहीं है। विश्व की तमाम महान क्रांतियों की अगर हम बात करें, चाहे वो इंग्लैंड की महान गौरवमयी रक्तहीन क्रांति हो, चाहे वो अमेरिका की महान क्रांति हो, अमेरिका की फ्रीडम स्ट्रगल हो, चाहे वो आपके फ्रांस की क्रांति हो या फिर वो रूस की राज्य क्रांति हो, सभी को इतिहास में जो है एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और उसी के समकक्ष है हमारा 1857 का एक क्रांति। 1857 की क्रांति में तमाम रणबांकुरे, तमाम वीर शहीदों की कहानियाँ आप पढ़ते हैं। तो 57 की क्रांति के क्या कारण रहे, क्या पृष्ठभूमि रही, 57 की क्रांति कैसे डेवलप हुई, ये जो क्रांति की भावना भारतीयों के अंदर उद्वेलित हो रही थी, उसने कैसे ज्वालामुखी का रूप अख्तियार किया और अचानक से ये एक दिन ऐसा भी आया, वो बर्स्ट हो गया, वो फट गया, ठीक है। और 57 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों को नाकों चने चबाने पड़े। 57 की क्रांति के तमाम नायक नायिकाओं के बारे में आपने सुना होगा, आपने मंगल पांडे जी के बारे में पढ़ा होगा, आपने अवध की बेगम हजरत महल के बारे में पढ़ा होगा, आपने पेशवा नाना साहब के बारे में, तात्या टोपे के बारे में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों, 57 की इस क्रांति पर चलिए एक विहंगम एक सर्वे हम लोग करेंगे और बनने वाले पीसीएस आईएएस लेवल पर बनने वाले प्रश्नों की तह तक जाने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये जो 57 की महान क्रांति है, ये और कुछ न होकर ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में किए गए 100 वर्षों के कुशासन का परिणाम रही है। 57 की महान क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ वो एक ऐसा महान संगठित विद्रोह रहा जिसने अंग्रेजों के पैर हिला दिए। अंग्रेजों को सोचने पर इसने मजबूर किया कि हमारे शासन तंत्र में कहाँ कौन सी कमियां रह गईं, कौन सी कमजोरियां हैं, उनको तत्काल प्रभाव से दूर करने की ज़रूरत है। यदि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पूरा का पूरा ब्रितानी तंत्र भारत से उखड़ जाएगा, बह जाएगा। और ये मैं नहीं कहता, ये तत्कालीन जो 1857 की क्रांति के समय के भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग, उसका स्टेटमेंट है कि 57 की इस महान क्रांति के आंधी में ब्रितानी साम्राज्य बह गया होता यदि तत्कालीन भारत के एक बड़े वर्ग ने हमारा सहयोग न किया होता। वो बड़ा वर्ग था भारत के बड़े राजा महाराजा, भारत का पढ़ा लिखा हुआ सभ्य समाज वर्ग जो उस समय अपने आप को कहता था, या फिर कहें भारत के बड़े भूमिपति जमींदारों का, या फिर आप कह सकते हैं 1857 की क्रांति का एक जन विद्रोह का रूप अख्तियार न कर पाना। कुछ ऐसे कारण रहे जिसने जो है ब्रितानी साम्राज्य को भारत में बहने से बचा लिया। चलिए बिना देर किए 57 की क्रांति के टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे, कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं ये जो 57 की क्रांति है, ये अंग्रेजों के खिलाफ हुआ एक महान विद्रोह है, यानी रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स।
अंग्रेजों के खिलाफ महान विद्रोह। अगर आप भारत में अंग्रेजों के शासन, अंग्रेजों के आगमन को देखें तो आप पाएंगे कि ये जो अंग्रेज थे ये भारत में व्यापारी के रूप में आए थे। एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज नाम के टॉपिक में आप इसको कवर भी करते हैं। व्यापारी के रूप में भारत आने वाली तीसरी शक्ति थी, यूरोपीय शक्ति थी अंग्रेज। आप जानते हैं अंग्रेज जो है 1608 में व्यापारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करके भारत पहुंचते हैं। कैप्टन हॉकिंस भारत आता है। तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर से वो याचना करता है, अनुमति प्राप्त करना चाहता है भारत में व्यापार के लिए। और 1608 से लेकर 1757 तक का ये जो काल है, ये भारत में अंग्रेजों का पृष्ठभूमि निर्माण का काल है, अंग्रेजों के विकास का काल है, भारत को समझने का काल है। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय परिस्थितियों को एज्यूम किया, भारतीय परिस्थितियों को देखा, समझा और भारत में एक व्यापारी के रूप में आई हुई कंपनी भारत की भाग्य विधाता बन गई। 1757 का ये जो वर्ष आप सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, ये भारतीय इतिहास में एक निर्णायक और विभाजनकारी वर्ष है। 1757 के वर्ष को आप एक पिलर के रूप में देखते हैं और कभी कभी आप कहते हैं कि यहाँ से भारत का आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट होता है, आधुनिक भारतीय इतिहास प्रारंभ होता है। और मैं कहता हूँ कि 1757 की ये जो वर्ष है, ये भारत में एक विभाजनकारी वर्ष है, क्योंकि ये जो वर्ष है ये हमें याद दिलाता है प्लासी के युद्ध का। प्लासी का युद्ध ये वो युद्ध है जिसने भारत का जो सबसे समृद्ध प्रांत रहा मध्यकालीन इतिहास में कहें या प्राचीन इतिहास में, बंगाल, वो अंग्रेजों की झोली में डाल दिया। आपने एक कथन भी सुना होगा कि तत्कालीन जो अंग्रेज गवर्नर रहा रॉबर्ट क्लाइव, उसके कूटनीति का, उसके छल का ये परिणाम रहा कि 1757 का ये जो प्लासी का युद्ध था, ठीक है, इसने अंग्रेजों को विजयश्री दिलवाई कूटनीति की वजह से, और धीरे धीरे अंग्रेजों को भारत में वो सब कुछ प्रदान किया जिसकी उनको डिमांड थी भारत को गुलाम बनाने के लिए। प्लासी का युद्ध भारत में रॉबर्ट क्लाइव के छल और कूटनीति का परिणाम तो रहा ही, इसने भारत में एक ऐसा माहौल तैयार किया कि अब ये लगभग सुनिश्चित होने लगा कि आगे आने वाला जो समय है भारत का, वो भारत में अंग्रेजों का समय है। अन्य जो भी यूरोपियन शक्तियाँ उस समय विद्यमान थी या फिर भारतीय शक्तियाँ थीं, वो कोई भी अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाएंगी। तो 1757 का ये जो प्लासी का युद्ध था, इससे बंगाल अंग्रेजों की झोली में आया। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण वर्ष आप देखते हैं 1764 का बक्सर का युद्ध। 1764 का बक्सर, यहाँ से प्रारंभ होता है भारत में अंग्रेजी शासन तंत्र। क्योंकि आपने देखा और पढ़ा भी है कि 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने जो कुछ हासिल किया था, बक्सर के युद्ध ने उस पर मोहर लगा दिया, ऐसा कहा जाता है। और यहीं से शुरू होता है भारत में अंग्रेजी शासन तंत्र। आप सब जानते हैं कि भारत में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना पूरी तरीके से कब्जा जमाना प्रारंभ किया। 1772 में आया हुआ रॉबर्ट, ठीक है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बन के आता है और अंग्रेज पूरी तरीके से भारत में अपना शासन तंत्र प्रारंभ करते हैं। और इस युद्ध के बाद से, यानी 1757 के बाद से 1857 तक का ये जो समयकाल है, 1757 से 1857 का ये जो समयकाल है दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हो कि इन 100 वर्षों के शासन में जो कुछ भी कुशासन का योगदान रहा अंग्रेजों का, उसने भारतीयों के अंदर जो है एक विद्रोह की ज्वाला उत्पन्न की। अब यदि हम देखें कि क्या 1757 की क्रांति के बाद, 1757 के क्रांति के से पहले भी कोई विद्रोह हुआ था या 1757 का क्रांति ही अपने आप में प्रस्फुटित हो गया? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1857 का क्रांति अचानक से हो गया हो। इससे पहले भारत में कोई विद्रोह की भावना पनपे बिना इतना महान विद्रोह तो हो नहीं सकता। तो आप पाएंगे कि 1757 से 1857 के बीच में तमाम उतार चढ़ाव भरे ऐसे कारण रहे जिन्होंने 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। देखिए, 1757 के बाद जो भारत में अंग्रेजों का समयकाल प्रारंभ हो रहा है, आप अगर देखें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1806 में वेल्लोर में एक सैनिक विद्रोह होता है, वेल्लोर सैनिक विद्रोह। इसे 1857 की क्रांति से पहले होने वाले प्रथम महान सैनिक विद्रोह के रूप में जाना जाता है। ये भारत का पहला सैनिक विद्रोह है और इस सैनिक विद्रोह के जो कारण हैं
उसमें निहित हैं 1857 की क्रांति के कारण। यानी कि अगर हम 1857 की क्रांति के कारणों पर चर्चा करें तो इस क्रांति के कारण को भी हम लोग कई भागों में विभाजित करते हैं। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों की, कि वो कौन से पॉलिटिकल रीजन्स रहे जिन्होंने 1857 की क्रांति को जन्म दिया, तो राजनीतिक कारण में आप देखते हैं कि 100 वर्षों के दौरान, यानी कि मैं 1757 से काउंट कर रहा हूँ, 1857 के बीच में भारत में जो अंग्रेजी गवर्नर वगैरह आए, उन्होंने किस प्रकार से क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की, उनकी नीतियों ने किस प्रकार से भारतीयों को परेशान किया, और भारतीयों को परेशान करने का, ठीक है, ये रीज़न निकला कि भारतीय लोगों के अंदर विद्रोह की भावना पनपने लगी। दोस्तों, राजनीतिक कारणों में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं वेलेज़ली का सहायक संधि। वेलेज़ली की सहायक संधि 1798। देखिए, अंग्रेज जब भारत आए तो इनके सामने जो सबसे पहला मकसद था, वो मकसद था भारत में ब्रिटिश सुप्रीमेसी की स्थापना करना, ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना करना। इसके लिए तमाम प्रकार के जुगत, तमाम प्रकार के हथकंडे अंग्रेजों ने अपनाने प्रारंभ किए, क्योंकि उनको पता था कि जब तक हम भारतीय शासकों के मध्य ब्रिटिश शासन तंत्र की सर्वोच्चता की भावना नहीं लाएंगे, तब तक भारतीयों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। आपने पढ़ा होगा डुप्ले के बारे में, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले, जो कि 1741 में पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया। उसने एक नीति प्रारंभ की थी भारतीयों में, जो है भारतीय राजाओं के राजनीतिक कारणों में, जो है राजनीति में जो है हस्तक्षेप करने की नीति, है ना। तो यानी कि सहायक संधि का अग्रगामी वेलेज़ली से पहले अगर कोई रहा है तो वो डुप्ले रहा है। डुप्ले ने जो मार्ग दिखाया उसका अंग्रेजों ने बाद में खुल के प्रयोग किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के रूप में। आप देखेंगे कि वेलेज़ली ये जो सहायक संधि लेकर आता है 1798 में, इसका मकसद भारतीय राजाओं के खर्चे पर एक बड़े ब्रिटिश फौज को पालना था। और वेलेज़ली की जो अन्य नीतियां थीं, उन्होंने भी भारतीय सैनिकों को उद्वेलित किया। जैसे कि वेलेज़ली ने भारतीय सैनिकों के धार्मिक चिन्हों पर प्रहार करना प्रारंभ किया। एक नियम लाया गया कि भारतीय जो सैनिक हैं वो शिखा धारण नहीं कर सकते, वो तिलक नहीं लगा सकते, या फिर कोई मुस्लिम सैनिक है तो वो दाढ़ी नहीं रख सकता, ठीक है। तो ऐसे कारण जब नियम कानून बनाए जाने लगे तो ब्रिटिश सेना में शामिल जो भारतीय सैनिक थे, उनकी आत्मा को जो है चोट पहुंचना प्रारंभ हुआ, और उसी का परिणाम वेल्लोर सैनिक विद्रोह के रूप में हमें देखने को मिला। क्योंकि हर जगह पर भारतीयों के साथ भेदभाव होना, ये ब्रिटिश शासन की एक मूल जो है कारण रही है। वेलेज़ली की सहायक संधि में आप देखते हैं कि सबसे पहले वेलेज़ली की सहायक संधि को 1798 में हैदराबाद ने स्वीकार किया था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि किस राज्य ने कब स्वीकार किया और वेलेज़ली की सहायक संधि में कौन से मुख्य प्रावधान थे, अगर इसको हम देखें। उसके बाद आप देखते हैं कि 1799 में वेलेज़ली की सहायक संधि में मैसूर शामिल हुआ। वेलेज़ली की सहायक संधि में 1801 में आप देखेंगे कि अवध शामिल होता है, और 1802 में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय शामिल होते हैं। बाजीराव द्वितीय ये शामिल होते हैं। देखिए, ये जो वेलेज़ली की सहायक संधि है, ये थी क्या? ये भारतीयों के नीड, यानी उस समय का जो भारतीयों का राजनीतिक मांग था, उसको पूरा करने का एक छलावा था। इन्होंने कहा कि यदि आपको किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सहायता की ज़रूरत है तो हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। करना आपको ये होगा कि आपको अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश फ़ौज को रखना होगा, उसका खर्चा उठाना होगा, और ये फ़ौज आपके सहायता के लिए हमेशा आपके पास खड़ी रहेगी। ऐसा कहकर इन्होंने एक सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस लेकर आए ब्रिटिश गवर्नर वेलेज़ली, और उस संधि में सबसे पहले शामिल हुआ आपका हैदराबाद। अवध जानते हैं, अवध 1764 के बक्सर के युद्ध में ऑलरेडी पराजित राज्य है। अवध के नवाब सुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध में पराजित हुए थे, और तब से जो है अवध ब्रिटिशों के शिकंजे में था। अवध में जो है मुक्त व्यापार का जो अधिकार है वो 1765 में हुए इलाहाबाद की संधि में ही ब्रिटिशों को प्राप्त हो गया था। तो वेलेज़ली की सहायक संधि को अवध ने 1801 में स्वीकार कर लिया, और धीरे धीरे जो है आप देखते हैं 1799 में टीपू सुल्तान को पराजित करके इन्होंने मैसूर पर सहायक संधि को थोप दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य को अपने राज्य में एक ब्रिटिश फौज रखनी होती थी, एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता था। इसके अलावा उस ब्रिटिश फौज का पूरा खर्चा उस भारतीय राज्य को वहन करना होता था। इसके अलावा सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो भारतीय शासक था, वो बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी भी राज्य के साथ, अन्य राज्य के साथ युद्ध अथवा संधि स्थापित नहीं कर सकता था।
इसके अलावा एक इसमें पूर्व शर्त यह भी थी कि यदि आप सहायक संधि में शामिल हो रहे हैं तो अंग्रेजों के अलावा किसी अन्य यूरोपीय शक्तियों को आप अपने सेवा में नहीं रख सकते। इस प्रकार से उन्होंने एक राज्य के, एक राजा के संपूर्ण आंतरिक संप्रभुता पर हमला किया और उसके बाद कहा कि हम आपके किसी भी प्रकार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप खुद देख सकते हैं कि सहायक संधि में आपने कौन सा आंतरिक मामला छोड़ा। किसी भी राजा की जो सबसे बड़ी, ठीक है, होती है सत्ता शक्ति, वो होता है उसका संप्रभुता। यदि कोई राजा अपने मन से किसी से युद्ध नहीं कर सकता, संधि नहीं कर सकता, किसी को अपनी सेवा में नहीं रख सकता, आपने उस राजा के पास छोड़ा क्या? लेकिन फिर भी भारतीय राजाओं ने आपसी शत्रुता के कारण, आपसी विद्वेष के कारण इस संधि को स्वीकार कर लिया। यहां से शुरू होता है 1857 की क्रांति के पृष्ठभूमि का निर्माण। इसके बाद आप देखते हैं कि 57 की क्रांति में जो प्रमुख राजनीतिक कारण आता है वो आता है डलहौजी का जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत। इस पर मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा। 57 की क्रांति में डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत, दोस्तों इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, व्यपगत सिद्धांत। खूब प्रश्न आते हैं यहां से। डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत यानी कि डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखिए, डलहौजी उसी भावना से प्रेरित व्यक्ति है जिस भावना से रॉबर्ट वेलेस्ली जो है ठीक है, प्रेरित था, यानी कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी की स्थापना करना। इसका भी यही भावना था कि मैं जब तक भारत में गवर्नर रहूं, अधिक से अधिक ब्रिटिश शासन का जो है प्रसार कर सकूं, ब्रिटिश एम्पायर का प्रसार कर सकूं और सभी प्रकार के भारतीय राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना सकूं। इस भावना से डलहौजी भारत में कार्य कर रहा है। डलहौजी 1848 में भारत में गवर्नर जनरल बन के आता है और 1856 तक डलहौजी भारत का गवर्नर रहा। इसने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया 57 के विद्रोह के लिए पृष्ठभूमि निर्माण करने के, उसमें वो रहा इसका डलहौजी का जो है राज्य हड़प सिद्धांत, व्यपगत सिद्धांत इसको कहा जाता है। इसको एक और नाम दिया जाता है गोद निषेध का सिद्धांत। गोद निषेध, इस शब्द से इस सिद्धांत को आसानी से समझा जा सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। यानी कि इसका कहना था कि भारतीय राज्य या राजा जिनके अपने स्वयं के जैविक पुत्र नहीं हैं, इसमें से कौन गोद ले सकता है और कौन गोद नहीं ले सकता, यह भी निर्धारित करेगा ब्रिटिश शासन तंत्र। यानी कि हर प्रकार से भारतीय राजाओं पर चोट किया जा रहा है, भारतीय राजाओं के स्वायत्तता पर, संप्रभुता पर हमला किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इसने राज्यों को जो है A, B, C कैटेगरी में बांटा सबसे पहले, और कहा ये जो A कैटेगरी के राज्य हैं ये हमारे फ्रेंड स्टेट हैं, मित्र स्टेट हैं। अगर इनका कोई जैविक पुत्र नहीं है तो ये किसी को भी गोद ले सकते हैं, इनके आंतरिक मामलों में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये जो कैटेगरी सी के स्टेट हैं, इनके बारे में यह कहता है कि इनको किसी भी प्रकार से गोद लेने का, अगर उनका अपना जैविक पुत्र नहीं है, उनको राज्य के रूप में अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको किसी भी प्रकार से गोद लेने का अनुमति नहीं है, इनके राज्य का ब्रितानी साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कैटेगरी बी, यानी कि ये मिडिल स्टेट आप मान सकते हैं। इनके बारे में इसने कहा कि ये जो राज्य हैं ये गोद ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसका निर्णय हम करेंगे, इनको हमसे अनुमति मांगनी पड़ेगी और अमूमन हम लोग अनुमति दे देंगे, ऐसा एक नीति लेकर आता है डलहौजी। और डलहौजी के इस व्यपगत सिद्धांत का, इस गोद निषेध सिद्धांत का जो सबसे पहला राज्य शिकार हुआ वो था सतारा। सतारा को जो है इन्होंने सबसे पहले 1848 में कोई भी जैविक उत्तराधिकारी न होने के चलते हड़प लिया। यानी 1848 में सतारा का विलय सबसे पहले किया गया और अपने आप में यही तथ्य तमाम सिविल सेवाओं में, ठीक है, राज्य पीसीएस परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। इवन राज्यों का पूरा वो श्रृंखला दे देता है। डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत हड़पे गए राज्य और आपसे सिक्वेंसिंग लगाने को कह सकता है कि सबसे पहले किन किन राज्यों को हड़पा गया। तो यहाँ पर अपने आप में ये एक टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्य। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्य, डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्य। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डलहौजी ने कौन से राज्य हड़पे। ठीक है, क्योंकि ये जो हड़पे गए राज्य हैं, इनके राज्य प्रमुखों द्वारा 1857 की क्रांति में प्रमुख रूप से भाग लिया गया और 57 की क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार करने में डलहौजी की ये नीति निर्णायक रही है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है दोस्तों। तो सबसे पहले इसने किसको हड़पा, देखेंगे आप, सबसे पहले इसने सतारा को हड़पा। सतारा को डलहौजी ने
1848 में हड़पा। ये तथ्य आपको नोट करते हुए चलना है। सतारा को हड़पने के बाद ये जैतपुर और संभलपुर पे आता है। दो और राज्यों को हड़पता है ये, जैतपुर और संभलपुर। जैतपुर और संभलपुर को डलहौजी 1849 में हड़प लेगा। तो जैतपुर और संभलपुर को हड़पने के बाद ये बाघाट को हड़पेगा। बाघाट 1850। बाघाट को हड़पने के बाद आप देखेंगे डलहौजी जिस राज्य को हड़पता है उसका नाम है उदयपुर। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। उदयपुर को ये 1852 में हड़पता है। उदयपुर को 1852 में हड़पने के बाद आप देखेंगे कि ये झांसी 1853 में और नागपुर को 1854 में हड़पता है। यानी झांसी 1853 और उसके बाद ये हड़पेगा नागपुर 1854। ये क्रम से जो है भारतीय राजाओं के आंतरिक संप्रभुता पर हमला कर रहा है डलहौजी। डलहौजी ने इतने सारे राज्यों को हड़पा और आप जानते हैं झांसी की रानी ने एक प्रखर आवाज उठाई, ठीक है, युद्ध में हिस्सा लिया 1857 की महान क्रांति में और वह वीरांगना कहलाई। झांसी की रानी से जो अंग्रेज लड़ा था वो भी अभिभूत हुआ था। आप जानते हैं झांसी की रानी से लड़ने वाले अंग्रेज का क्या नाम है? जनरल ह्यूरोज। 17 जून 1858 की ये बात है। 17 जून 1858 को जब ह्यूरोज से लड़ते हुए ग्वालियर के किले के पास झांसी की रानी शहीद होती हैं तो जनरल ह्यूरोज का स्टेटमेंट आया था कि यहाँ सोई हुई औरत सभी क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। ये उस जनरल को भी कहना पड़ा जो जनरल झांसी की रानी से लड़ा था। दोस्तों, तो 1857 की क्रांतियों के राजनीतिक कारणों में दो प्रमुख कारण रहे, वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत। लेकिन यही चैप्टर क्लोज नहीं होता है। अन्य प्रमुख राजनीतिक कारणों में एक अन्य महान कारण रहा जिसने भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर दिया और वो था अवध का विलय, कुत्सित विलय। अवध का जो विलय था वो एक तरीके से छल, छद्म, कपट का एक खुला एकदम नंगा नाच आप कह सकते हैं, जिसने पूरी तरीके से अंग्रेजों की मंशा उजागर कर दी कि किसी भी प्रकार से ये भारतीय राजाओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनका एकमात्र मकसद है भारतीय राजाओं को हड़पना, उनका ब्रितानी साम्राज्य में विलय करना। क्यों? क्योंकि ये जो डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत था, गोद निषेध सिद्धांत, इसका कोई भी किसी भी प्रकार का इसका अंग अप्लाई नहीं किया जा सकता था अवध के ऊपर। और अवध का उस समय जो रियासत था वो ब्रिटिश साम्राज्य में ब्रिटिश फौज की नर्सरी कहलाती थी। सर्वाधिक सैनिक अगर किसी राज्य से थे तो वो अवध से थे, और सर्वाधिक शहादत यदि कहीं के सैनिकों ने दी तो वो अवध के सैनिकों ने दी। और उस अवध को भी ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश शासन तंत्र ने नहीं छोड़ा। अंत में ब्रिटिश फौज में शामिल अवध के सैनिकों को भी ये सोचने के लिए विवश होना पड़ा, जिस साम्राज्य के लिए हमने अपनी गर्दनें कटा दी, अपनी पीढ़ियां बर्बाद कर दी, उस साम्राज्य ने हमारे घर को भी नहीं छोड़ा। हमारा अपना अवध, जहां से सर्वाधिक सैनिक ब्रिटिश फौज में शामिल होते हैं। अगर आपको मैं बताऊं, ठीक है, अवध के बारे में और उस समय ब्रिटिश भारतीय फौज के बारे में, तो 1:5 का अनुपात हुआ करता था ब्रिटिश सैनिकों और भारतीय सैनिकों का। 1:5 ये भारतीय सैनिकों का अनुपात है और ये ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात है। और इसमें सर्वाधिक सैनिक अगर कहीं से हैं तो वो अवध से हैं। जब देखा कि गोद निषेध का यहां पर कोई सिद्धांत अप्लाई हो नहीं सकता, क्योंकि उस समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह आप जानते हैं अवध के अंतिम नवाब हैं, इनको कैद कर लिया गया था। और वाजिद अली शाह जाने जाते हैं, यूपीपीसीएस में खूब पूछा जाता है, कथक को जो है सर्वाधिक संरक्षण देने वाले, ठीक है, ठुमरी को संरक्षण देने वाले जो नवाब हैं वो वाजिद अली शाह हैं। कथक और ठुमरी का सर्वाधिक विकास यदि किसी नवाब के समय काल में उत्तर प्रदेश में हुआ तो वो नवाब वाजिद अली शाह हैं। और इनकी वीरांगना बेगम हजरत महल भी उस समय जीवित थी, यानी पति पत्नी यही हो गए, बेगम हजरत महल, जिन्होंने वीरता से जो है सामना किया अंग्रेजी फौज का। और इनका अपना पुत्र भी है बिरजिस कादिर। अब ऐसी स्थिति में अवध को हड़पा कैसे जाए, ये समस्या इनके सामने है। तो अवध को हड़पने के लिए इन्होंने जो कुत्सित चाल चला वो था कुशासन का। कुशासन का आरोप लगाते हुए इन्होंने अवध को 1856 में हड़प लिया। इसके अलावा भी तमाम ऐसे कारण हैं।
डलहौजी का ये ऐलान करवाना कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना होगा, और कैनिंग का 1856 में यह घोषणा करवाना कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को सम्राट की पदवी धारण करने नहीं दी जाएगी, जिससे भारतीय सम्राट की प्रतिष्ठा पर हमला किया अंग्रेजों ने सीधा। इसके अलावा उन्होंने कर्नाटक के नवाबों की, तमाम प्रकार के नवाबों की पदवियां छीन ली। और इसके अलावा आप जानते हैं जो अंतिम पेशवा थे, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिनको निर्वासित करके अंग्रेजों ने जो है बिठूर कानपुर के पास भेज दिया था, उनके उत्तराधिकारी जो हुए पेशवा नाना साहब, जिनका मूल नाम धोंदू पंत था, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया, ठीक है, उनकी पेंशन की राशि रोक दी गई। जब पेशवा नाना साहब ने पूछा कि मेरी पेंशन की राशि क्यों रोकी गई, तो जवाब था कि ये जो पेंशन की राशि थी ये इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से दिया गया था पेशवा बाजीराव द्वितीय को, न कि उनके किसी उत्तराधिकारी को या फिर किसी पेशवा पद के लिए नहीं दिया गया था। ऐसे तमाम कारण रहे। प्रशासनिक कारणों में देखें तो भारतीयों के साथ हर जगह पर भेदभाव होना, भारतीयों को जो है किसी भी प्रकार से प्रशासन में उच्च पद न दिया जाना। सामाजिक धार्मिक कारण देखें तो भारतीयों के सामाजिक प्रथाओं पर आघात करना। तो इसके अलावा भी कई प्रकार के कारण रहे। कारणों पर हम लोग एक अन्य क्लास में चर्चा करेंगे। 57 की एक महान क्रांति जिसने ब्रिटिश फौज को जो है ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया, ये एक आधे घंटे की क्लास में ओवर होने वाला टॉपिक नहीं है, इसके तह तक जाना है, क्योंकि ये भारत के महान क्रांतियों में से। अंत में एक बात कहकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। 57 की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही हो तत्कालीन, लेकिन आप सबको ध्यान रखना है कि 57 की महान क्रांति वो क्रांति है जिसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। और वीर सावरकर का एक कथन कि 57 की महान क्रांति एक पूर्व नियोजित स्वतंत्रता संग्राम थी, वो इस बात को साबित करता है। 57 की क्रांति भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। दोस्तों, जल्दी मिलूंगा आपसे इस टॉपिक पर एक और क्लास लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।